Good morning, all of you. Let's continue chapter number 2 solution. And in this chapter, we discuss some colligative properties. Two colligative properties: number one, relative lowering in vapor pressure, and elevation of boiling point, also discussed in previous lecture. Today, we will discuss next colligative property that is depression of freezing point. Number 3, next colligative property, depression of freezing point. तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है. जस्ट राइट, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट. देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है बेटा. आपके पास में लिक्विड, ये लिक्विड, ठीक है, ये आपके पास में लिक्विड की सरफेस जो है उस पर उसके पार्टिकल्स होंगे तो क्या बनेगी, वेपर बनेगी. उसका वेपर प्रेशर होगा, दैट इज वेपर प्रेशर. ठीक है. और अभी जो ये लिक्विड आपने रखा हुआ है, ये लिक्विड कहाँ पर रखा हुआ है, ये जो लिक्विड आपने रखा हुआ है ये रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पर. ये जो लिक्विड आपने रखा ये इस समय बेटा रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ है. ठीक है. और आपके पास क्या है, ये एक लिक्विड है, याद रखना है. ये आपके पास एक लिक्विड है. अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है ध्यान देंगे. ये आपके पास लिक्विड है. अच्छा, अगर यही लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो देखिएगा यही आपके पास में हो गया है सॉलिड. ये आपके पास में सॉलिड, वही लिक्विड जो था उसे कोई आपने सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया है. अब जब वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है तो उसके भी पार्टिकल्स होंगे, उसकी भी सरफेस होगी, सरफेस पर उसके भी पार्टिकल्स होंगे. ठीक है ना. और वो पार्टिकल्स भी अपने आप कहाँ पर जाएंगे, वेपर फेज में जाएंगे. तो उनके भी क्या बनेगी, वेपर, और उसका भी वेपर प्रेशर लगेगा. याद रखेंगे, लिक्विड अगर आपने लिया है वो रूम टेम्परेचर पर अगर रखा हुआ है तो उसका भी वेपर प्रेशर होगा, और सॉलिड अगर आपके पास में है तो सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होगा. दैट्स राइट, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होगा. लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि बताइएगा कौन सा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, तो आप जानते हैं कि सर जो लिक्विड है उसके पार्टिकल्स जो हैं उनकी तो काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेंगे, तो वो तो बहुत इजीली लिक्विड को छोड़कर कहाँ जाएंगे, गैसेस स्टेट में जाएंगे. तो ऑब्वियसली कौन सा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, लिक्विड जो है आपके पास में किसी भी कंपाउंड की जो लिक्विड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा. दैट्स राइट, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और सॉलिड जो है उसका वेपर प्रेशर कम होगा. ठीक है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम होगा. अब देखिएगा क्या हो रहा है. हो ये रहा है कि अब अगर आप यहाँ से टेम्परेचर को कम करें, टेम्परेचर को कम करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे क्या होने वाला होगा, टेम्परेचर को कम करोगे होगा क्या, जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करोगे क्या होगा, तो लिक्विड के जो ये पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं टेम्परेचर को कम करोगे तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाएगी, और वो कम हो जाएगी तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करके गैसियस स्टेट में नहीं जाएंगे. गैसियस स्टेट में नहीं जाएंगे तो इसका जो वेपर प्रेशर है ये वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज़ होगा. वेपर प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा. दैट्स राइट. अब आपने क्या किया, टेम्परेचर को और भी कम कर दिया. और भी कम करोगे तो इन पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और भी कम हो जाएगी. पार्टिकल जो है वो पार्टिकल गैसेस स्टेट में नहीं जाएंगे. ठीक है ना, गैसेस स्टेट में नहीं जाएंगे. पार्टिकल कम यहाँ पर वेपर फेज में गए हैं गैसेस स्टेट में, तो वेपर प्रेशर और भी डिक्रीज हो जाएगा. दैट्स राइट. तो जैसे जैसे टेम्परेचर को आप कम करोगे, ठीक है, क्या होता जाएगा, काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी और वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा, और टेम्परेचर को कम कर दीजिएगा. ठीक है ना. तो फिर और क्या कम हो जाएगा, वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा. अब टेम्परेचर को कम करते जाएं, वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और एक ऐसा टेम्परेचर आ जाए, याद रखना, एक ऐसा टेम्परेचर आ जाएगा जिस पर क्या होगा, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है इट बिकम इक्वल विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड. इट बिकम
इक्वल विद वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड। लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो टेम्परेचर होगा इसी को ही हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। दैट टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, या इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास ये कंटेनर, इसमें ये लिक्विड भी, ठीक है बेटा, और आपके पास में ये सॉलिड भी, ऐसा भी कह सकते हैं, लिक्विड भी और आपके पास में ये सॉलिड भी। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, टेम्परेचर को कम कर रहे थे और टेम्परेचर को कम करते 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 क्या हो रहा था, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम कर रहे थे क्या हो रहा था, लिक्विड जो था उसका वेपर प्रेशर कम हो रहा था, कम हो रहा था। और जिस टेम्परेचर पर इस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज नॉन एज बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट। और उस टेम्परेचर पर क्या होगा, ये लिक्विड और ये सॉलिड एक दूसरे के साथ किस में आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, क्योंकि दोनों का वेपर प्रेशर कैसा हो गया होगा, बराबर हो गया होगा। दैट टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन होगा फ्रीजिंग पॉइंट का, फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन होगा द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज equal become vapor pressure of their solid state. That particular temperature is known as freezing point of that liquid या that solid। ठीक है, उसका वो फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब फ्रीजिंग पॉइंट जो है, इस फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की बात करनी है कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन भी होता है। क्या है डिप्रेशन, और डिप्रेशन क्या एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है। अब हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है। दैट्स राइट। चलिएगा अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी हमने फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा, अब डिस्कस करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए अब इसको समझना है तो आपको एक कंटेनर, इस कंटेनर में मैंने लिया हुआ है प्योर सॉल्वेंट। या लीजिए, ये जो मेरे पास में है ये क्या है, ये है मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट। That is pure solvent। That is pure solvent। अब प्योर सॉल्वेंट अगर है तो उसकी सरफेस पर तो उसी के पार्टिकल होंगे। ठीक है, पूरी सरफेस से क्या बनेगी वेपर बनेगी। तो आई थिंक इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, वो होगा ज़्यादा। ठीक है, अब की बार मैंने क्या किया, अब मैं लेता हूँ एक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सॉल्वेंट तो है ही, उस सॉल्वेंट में क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉल्यूशन अगर ले रहा हूँ तो यहाँ मेरे पास में सॉल्वेंट तो है ही, उस सॉल्वेंट में मैं क्या करता हूँ बेटा, सॉल्वेंट तो है ही, उस सॉल्वेंट के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक नॉन वोलेटाइल जो सॉल्यूट है उसको मैं ऐड कर देता हूँ। ले लीजिए, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, उसके पार्टिकल कहाँ पर आ गए होंगे, सरफेस पर आ गए होंगे, पार्टिकल यहाँ पर आएंगे। अब मुझे बताइएगा इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, तो ये पार्टिकल जो है ये तो बाहर जाएंगे नहीं, वेपराइज किसने होना है, सॉल्वेंट ने, तो वेपर प्रेशर इसका कैसा होगा, इसका वेपर प्रेशर कम होगा। याद रखना है, इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जबकि इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब देखो, ये तो दोनों की कौन सी स्टेट है बेटा, ये तो दोनों की, याद रखना है, ये तो इन दोनों की लिक्विड स्टेट है। जो प्योर सॉल्वेंट है वो भी कौन सी स्टेट में है, वो भी बेटा इस समय लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, और जो सॉल्यूशन आपने बनाया हुआ है वो भी कौन से स्टेट में है, वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट आपके पास था, साथ में आपने यहाँ पर क्या मिला दिया है, सॉल्यूट भी मिला दिया है। ठीक है, सॉल्यूट भी मिला दिया है, तो ये पूरा का पूरा आपके पास क्या बन गया है, ये आपके पास बन गया है सॉल्यूशन। ठीक है,
और सॉल्यूशन जो है वो भी इस समय कौन सी स्टेट में है, वो भी इस समय लिक्विड स्टेट में है, वो भी इस समय लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, बता सकते हो इस समय किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। अब देखिएगा, टेम्परेचर को कम करते 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 अगर मैं इस प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड स्टेट बना लूँ, ये लीजिए, ये मेरे पास में क्या बन गया है, ये मेरे पास बन गया है सॉलिड। सॉलिड और सॉलिड जो मैंने बनाया है, ये सॉलिड भी किसका बनाया है? ये जो मैंने सॉलिड बनाया है, ये सॉलिड भी मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का ही है, याद रखो। किसका है ये सॉलिड? प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, ये जो सॉलिड है ये मेरे पास प्योर सॉल्वेंट का है, प्योर सॉल्वेंट का ही सॉलिड बन गया। टेम्परेचर को कम करके बनाया मैंने, फ्रीज हो गया, प्योर सॉल्वेंट का सॉलिड बन गया। ठीक है, अब देखिएगा, जब सॉलिड बन गया है, यही प्योर सॉल्वेंट जब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा तो इसकी पूरी सरफेस पर भी तो इसी के पार्टिकल होंगे, और पूरी सरफेस पर जब इसी के पार्टिकल होंगे तो ये पार्टिकल भी वेपर स्टेट में जाएंगे, तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर होगा। ठीक है, बट कौन सा वेपर प्रेशर ज़्यादा होने वाला है ये तो पता ही है आपको। जब वो लिक्विड में है तो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, जब आपने टेम्परेचर को कम किया है वेपर प्रेशर कम हुआ कम हुआ कम हुआ कम हुआ, और जिस टेम्परेचर पर ये वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो गया होगा उस समय ये फ्रीज हो गया होगा, सॉलिड स्टेट में आ गया है। अच्छा, अब मेरे पास में ये जो सॉल्यूशन है ना, ये सॉल्यूशन, अब मेरे पास में ये सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में तो सॉल्वेंट भी है, ठीक है बेटा, सॉल्वेंट भी है, और मेरे पास में सॉल्यूट भी होगा, तो सॉल्यूट है। ठीक है, तो सॉल्यूट के पार्टिकल भी कहाँ पर होंगे? सरफेस पर होंगे। ये भी कौन से स्टेट में आ चुका है बेटा? ये भी मेरे पास सॉलिड स्टेट में आ चुका है। ये है आपके पास में सॉल्यूशन, ये मेरे पास में क्या है? ये है मेरे पास में सॉल्यूशन। ठीक है, और ये सॉल्यूशन भी कौन से स्टेट में आ चुका है? सॉल्यूशन भी यहाँ सॉलिड स्टेट में आ चुका है। ठीक है, अब सुनिएगा, अब इसकी पहली बात तो ये सॉलिड स्टेट में आ चुका है, दूसरी बात ये सॉल्यूशन है तो इसमें सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। सॉल्यूट के पार्टिकल तो बाहर जाएंगे नहीं, केवल कौन से पार्टिकल यहाँ पर बाहर जाने वाले हैं? यहाँ पर केवल सॉल्वेंट के पार्टिकल जो है वो बाहर जाएंगे। अब बताइएगा, बहुत कम बाहर जाएंगे या बहुत ज़्यादा बाहर जाने वाले हैं? ठीक है ना, तो बहुत कम मूव करेंगे बेटा, तो यहाँ पर भी वेपर प्रेशर होगा, बट ये जो वेपर प्रेशर है ये बहुत क्या होने वाला है? कम होने वाला है। ये वेपर प्रेशर क्या होगा? बहुत कम होगा। ठीक है, ये आपके पास में सॉल्यूशन, तो ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बेटा, ठीक है, आप समझ सकते हो, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो, और जब यही सॉल्यूशन लिक्विड सॉलिड स्टेट में आ गया है तो इसका जो वेपर प्रेशर, तो ये बहुत ज़्यादा क्या होने वाला है? कम होने वाला है, बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है बेटा, ये बहुत ज़्यादा कम होने वाला है। अब देखिएगा, अब हमें इन दोनों को क्या करना है? फ्रीज करना है। ठीक है, इस समय ये प्योर सॉल्वेंट और ये सॉल्यूशन इस समय कहाँ पर रखे हुए हैं? रूम टेम्परेचर पर रखे हुए हैं। रूम टेम्परेचर बोले तो मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर इस समय ये रखे हुए हैं। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए हैं, दैट्स राइट। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर को कम करोगे, टेम्परेचर को आपने कम किया, 25 से आपने कितना कर दिया? 25 से मान लिया आपने 20 कर दिया। जैसे टेम्परेचर को कम करोगे क्या होगा? इसकी वेपर प्रेशर भी कम होगी, इसकी भी कम होगी। 20 से आपने कितना कर दिया? और कम कर दिया, और कम कर दिया, और कम कर दिया। अब सपोज करो जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, ये प्योर सॉल्वेंट, सपोज कर लीजिए ये जो प्योर सॉल्वेंट है ये वाटर हो। प्योर सॉल्वेंट जो है बेटा ये क्या हो? ये हो वाटर, बाकी कोई और भी हो सकता है। ठीक है ना, प्योर सॉल्वेंट अगर वाटर हो, तो जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या होने वाला है? कम करते जाओगे तो 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या फिर मैं क्या कहूँगा? या फिर मैं कहूँगा 273.15 केल्विन जो टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पर ये जो इसकी वेपर प्रेशर है, किसकी वेपर प्रेशर? इस लिक्विड की वेपर प्रेशर कम होते 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 किसके इक्वल हो जाएगी?
सॉलिड स्टेट के इक्वल हो जाएगी और 0 पर आकर के ये फ्रीज हो जाएगा। ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया है। अब सुनिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, जब आपके पास सॉल्यूशन है तो सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर यहाँ से कम है, ठीक है, और इसकी सॉलिड स्टेट की तो बहुत ही ज़्यादा कम होगी। जब आप यहाँ से टेम्परेचर को कम करोगे, ये वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। टेम्परेचर को और कम किया आपने तो वेपर प्रेशर और कम हो गया। टेम्परेचर को और कम करोगे, 20 के बाद आपने कितना कर दिया बेटा, 20 के बाद आपने 10 डिग्री कर दिया है, ठीक है ना, और कम कर दिया है तो वेपर प्रेशर और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ 0 डिग्री पर आने के बाद भी इसका जो वेपर प्रेशर है, इसका किसका, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो उसके सॉलिड के इक्वल नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा। तो यहाँ तो इसके वेपर प्रेशर को सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर लाने के लिए तुम्हें इसे 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर आपको कूल करना पड़ेगा। दैट्स राइट। इसे आपको लगभग -1 डिग्री सेल्सियस, 0 से भी कम पर -1 डिग्री सेल्सियस या -2 के ऊपर जाकर के कूल करोगे, तब कहीं इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, सॉलिड के बराबर होगा, तब कहीं जाकर के ये फ्रीज हो पाएगा। तो इस तरीके से ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -1 डिग्री सेल्सियस या फिर ये कितना हो जाएगा 272.15 केल्विन हो पाएगा। इस तरीके से ये देखिए। तो अगर आपके पास प्योर सॉल्वेंट हो और अगर आपके पास में सॉल्यूशन हो, अब इन दोनों को आप फ्रीज करना चाहते हो, तो हमेशा जो प्योर सॉल्वेंट है बेटा, ये प्योर सॉल्वेंट हमेशा पहले फ्रीज होगा और जो आपका सॉल्यूशन है वो पहले फ्रीज नहीं होगा, वो और भी लो टेम्परेचर पर जाकर के फ्रीज होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं क्यों फ्रीज होगा, क्योंकि उसे उस सॉल्यूशन को जब आप सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहोगे तो उसके वेपर प्रेशर को उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल करना पड़ेगा और उसके सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉलिड के पार्टिकल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे तो उसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होने वाला है। तो उसके वेपर प्रेशर को उसके इक्वल लाने के लिए बहुत कम करना पड़ेगा, इसलिए उसे प्योर सॉल्वेंट से भी और भी लो टेम्परेचर पर तुम्हें फ्रीज करना पड़ेगा। ये होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और ये है आपके पास में सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब सुनेंगे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। अब सुनेंगे बेटा, जो आपके पास प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट आया है, इस फ्रीजिंग पॉइंट को मैं लिखूंगा TF फ्रीजिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट का इसलिए इसको कहूँगा TF नॉट। दैट्स राइट। और ये आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट आया है, ये किसका आया है, ये आया है सॉल्यूशन का। तो सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा TF, ओनली क्या लिखना है TF। तो TF जो है ये है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट और TF नॉट ये है मेरे पास में प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों का फ्रीजिंग पॉइंट हो चुका है। दैट्स राइट। तो देखिएगा फ्रीजिंग पॉइंट में क्या हुआ, डिप्रेशन हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हो गई। कब कमी हो गई, जब आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को जैसे ऐड करेंगे तो पार्टिकल सरफेस पर आ जाएंगे, जिससे उसके जो सॉलिड स्टेट है उसका वेपर प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। अब उस सॉल्यूशन को फ्रीज करना है तो वेपर प्रेशर को बहुत कम करना पड़ेगा, तो उसे बहुत ज़्यादा कम टेम्परेचर कर उसे कूल करना पड़ेगा। प्योर सॉल्वेंट से भी लो टेम्परेचर पर उसे कूल करोगे तब जाकर के वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। इट मीन्स फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन हो गया है। ठीक है ना। तो प्योर सॉल्वेंट और प्योर सॉल्यूशन में से प्योर सॉल्वेंट पहले फ्रीज होगा और सॉल्यूशन बाद में फ्रीज होगा या लो टेम्परेचर पर फ्रीज होगा। तो टेम्परेचर में ये जो कमी आ रही है, इसी कमी को हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। दैट्स राइट। अब बताइएगा फ्रीजिंग पॉइंट का ये डिप्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करें, कैसे निकालें इसको। तो देखो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। देखो प्योर सॉल्वेंट कितने पर फ्रीज हुआ, 273.15 पर। सॉल्यूशन कितने पर फ्रीज हो रहा है, 272.15 पर। तो कौन सी वैल्यू ज़्यादा है, ये टेम्परेचर ज़्यादा है, ये कम होगा। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो इसमें से इसको डिडक्ट करना पड़ेगा। दैट्स राइट। तो किस में से किसको डिडक्ट करना पड़ेगा, अगर मैं इस तरफ लिखूं, इस साइड में लिखूं, किस में से किसको डिडक्ट करना पड़ेगा बेटा, तो आपको क्या करना है, जो TF नॉट है, TF नॉट जो होगा उस TF नॉट में बोले तो प्योर सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें से आपको किसको डिडक्ट करना पड़ेगा, उसमें से आपको सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को डिटेक्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें से आपको सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को डिडक्ट करना पड़ेगा। इन दोनों टेम्परेचर को जो डिफरेंस आएगा, इस डिफरेंस को हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। लीजिए ये हो गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन जो है ये भी एक कैसी प्रॉपर्टी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्यों है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसे भी हम समझ सकते हैं। देखो बेटा इसे भी समझ सकते हैं, तो उसके लिए देखो, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक और कंटेनर है, ये लीजिए, इसमें भी मैंने क्या भरा हुआ है, सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसमें भी सॉल्यूशन भरा। ठीक है, अब सॉल्यूशन बनाना है तो क्या मिलाना पड़ेगा, सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन अगर बनाना है तो आपके पास में वही प्योर सॉल्वेंट तो आपको डालना ही पड़ेगा। सॉल्वेंट तो आपने डाला ही है, और सॉल्वेंट के साथ आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, सॉल्यूट। बट इस बार जो मैंने सॉल्यूट मिलाया है वो बहुत ज़्यादा मिला दिया मैंने, सॉल्यूट का अमाउंट बहुत ज़्यादा कर दिया। अब बोलिएगा सॉल्यूट का अमाउंट अगर मैं ज़्यादा कर दूंगा तो ऑब्वियसली सरफेस पर पार्टिकल क्या आ जाएंगे, इसके ज़्यादा आ जाएंगे। तो वेपर प्रेशर क्या बनेगा, वेपर प्रेशर इसका कम रहेगा। किससे कम रहने वाला है, प्योर सॉल्वेंट से तो कम होगा ही होगा, इस सॉल्यूशन से भी कम होगा। ये मेरे पास में ए और ये मेरे पास में बी, इससे भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अब देखिएगा, अगर यही मेरे पास सॉल्यूशन सॉलिड स्टेट में आ जाए, अगर यही सॉल्यूशन मेरे पास में सॉलिड स्टेट में आ जाए, अब अगर यही सॉल्यूशन मेरे पास सॉलिड स्टेट में हो तो क्या होगा फिर, अगर यही सॉल्यूशन मेरे पास सॉलिड स्टेट में हो, या लीजिए यही सॉल्यूशन मेरे पास में सॉलिड स्टेट में है। ठीक है, तो सॉलिड में जब होगा तो भी इसके अंदर तो देखिएगा सॉल्वेंट और सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा हैं, तो सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे, तो मैक्सिमम या हायर नंबर ऑफ पार्टिकल एक्वायर द सरफेस एरिया पर ज़्यादा पार्टिकल होंगे। अब जब ये सॉलिड स्टेट में होगा तो बोलेगा इसकी वेपर प्रेशर क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा कम होगा कि नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको टेम्परेचर को कम करना है। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करते आओगे, 25 पे रहा, 25 से इसको आपने किस पे ले आए, 20 पर ले आए, फिर 20 से कम करके किस पर ले आए, 20 से कम करके इसे आप 10 पर ले आए, 10 से कम करके किस पर ले आए, इसको 10 से कम करके 0 पर ले आए। बट 0 पर भी आकर के इसका वेपर प्रेशर जो है, इसका ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इसके बराबर नहीं आएगा सॉलिड के, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होगा। ठीक है ना, ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा कम है, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल या वेरी वेरी लेस कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम है इसका वेपर प्रेशर। समझ पा रहे हो क्यों कम है, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत ज़्यादा सरफेस पर है ना, तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल हैं वो बाहर जा ही नहीं पाएंगे। तो इसके वेपर प्रेशर को, कौन से वेपर प्रेशर को, सॉल्यूशन का ये जो वेपर प्रेशर है ना, इसको इसके इक्वल करना है। तो इसे तो 0 से और भी कम, कितने पर किया आपने इसको -1 पर किया, लेकिन -1 पर भी वेपर प्रेशर इसके बराबर नहीं हो पाएगा। -2 -3, मान लो -3 के ऊपर जाकर के कहीं इसका जो वेपर प्रेशर है वो इसके क्या हो पाया, इक्वल हो पाया, तब जाकर के ये क्या होगा, फ्रीज होगा, सॉलिड स्टेट में आएगा। तो ये -3 जो है ये होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। -3 का मतलब अगर इसको मैं केल्विन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 270.15 केल्विन, ये होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट। ये लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से समझ सकते हो आप, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट तो इतना था 273। ठीक है, जब आपने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्यूट मिलाया तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होकर कितना हो गया, 272। और जब आपने इसमें सॉल्यूट को और भी बहुत ज़्यादा मिला दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो गया है। कितना हो गया आपकी बार ये 270 ही हो गया है। ठीक है ना, अगर हम और हायर अमाउंट मिला दे तो और कम हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन हो रहा है, ये डिप्रेशन सीधा सीधा सा जो सॉल्यूट आप मिला रहे हो ना उसके अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है, और अमाउंट पर डिपेंड कर रहा है सॉल्यूट के ऊपर, सो दैट नॉन एज इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसी को हम क्या कहेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे। तो ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। दैट्स राइट, दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, अब फ्रीजिंग पॉइंट के जो डिप्रेशन है, इस डिप्रेशन को हम वाया कर्व भी समझ सकते हैं, कर्व से समझ लेंगे इसे।
ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया। फिर फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों होता है, सॉल्यूट मिलाने पर डिप्रेशन हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट में, सॉल्यूशन इजीली फ्रीज नहीं होगा, लो टेम्परेचर पर होगा, ज़्यादा सॉल्यूट मिलाओगे तो और लो पर होगा। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन जो है दैट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसे हम एक कर्व के द्वारा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो अब हम इसे एक कर्व से एक्सप्लेन करते हैं। देखिएगा, ये हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट, ये हमारे पास सॉल्यूशन, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा, सॉल्यूशन का कम। यही प्योर सॉल्वेंट जब सॉलिड में होगा तो वेपर प्रेशर कम, यही सॉल्यूशन जब सॉलिड में आएगा तो इसका वेपर प्रेशर बहुत ही कम होगा। इस समय प्योर सॉल्वेंट और सॉल्यूशन दोनों के दोनों जो हैं ये रखे हुए हमारे पास रूम टेम्परेचर पर, मान लीजिए 25 डिग्री सेल्सियस पर। अब अगर हम एक कर्व ड्रा करें, कर्व जो हम ड्रा कर रहे हैं बेटा वो किस किस के बिटवीन कर्व ड्रा कर रहे हैं, देखिएगा कर्व जो हम ड्रा कर रहे हैं, ये कर्व ड्रा कर रहे हैं, कर्व ड्रा कर रहे हैं। एक तरफ हमने यहाँ पर क्या लिया हुआ है, यहाँ पर हमने लिया हुआ है वेपर प्रेशर, इधर जो वाई एक्सिस है इस वाई एक्सिस पर हमने लिया है वेपर प्रेशर, ठीक है। ये इधर वेपर प्रेशर है और इधर जो हमने लिया हुआ है ये लिया हुआ है टेम्परेचर, इधर हमने लिया है दैट इज टेम्परेचर। चलिए, एक तरफ वेपर प्रेशर एक तरफ टेम्परेचर, ठीक है। इस समय जो टेम्परेचर है वो हमारा कितना है 25। तो इस समय जो टेम्परेचर है मान लीजिए ये हमारे पास में है 25। इस टेम्परेचर पर देखिए किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है, ऑब्वियसली जो प्योर सॉल्वेंट है उस प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। और जो आपके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर को क्या करेंगे, कम करेंगे, टेम्परेचर को हमने 25 से लाके कितना कर दिया है, 20 कर दिया है, ठीक है। 20 करेंगे तो दोनों के वेपर प्रेशर में क्या आएगा, डिक्रीमेंट आएगा। यहाँ से इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा। तो इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट का वो भी कम होगा बेटा, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो भी कम होगा, दैट्स राइट। और टेम्परेचर को हम कम कर दें, 20 की बजाय हम 10 डिग्री सेल्सियस कर दें, तो दोनों के वेपर प्रेशर में क्या आएगी, कमी आएगी। तो इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, इसका वेपर प्रेशर भी कम होगा, दोनों का वेपर प्रेशर कम होता चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपके पास में सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर भी ऐसे करके डिक्रीज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। और जो आपके पास में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी पहले ज़्यादा था, अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे कम होता 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 चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। अगर ये प्योर सॉल्वेंट आपका वाटर हो, फॉर एग्जांपल प्योर सॉल्वेंट अगर आपका फॉर एग्जांपल क्या हो बेटा, वाटर हो, तो जब हम इसका टेम्परेचर कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, और टेम्परेचर को कितना कर देंगे, 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो मान लीजिए इतना, ये 0 डिग्री सेल्सियस है, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस, या इसको मैं क्या कहूँगा 273.15 केल्विन, ठीक है। ये लीजिए इतना कर दूंगा तो ये जो आपके पास में वाटर है इसकी क्या बन जाएगी, वाटर की आइस बन जाएगी। इसका मतलब है ये वेपर प्रेशर इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो वेपर प्रेशर ये डिक्रीज होता 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 ये किसके बराबर हो जाएगा, ये सॉलिड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ से इतने पर ये जो आपका प्योर सॉल्वेंट है, इस जो आपका सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर 0 पर भी किसके बराबर नहीं हो पाएगा, इसके बराबर नहीं हो पाएगा। इसको तो आपने क्या करना पड़ेगा, 0 से भी और लो टेम्परेचर पर, 0 से भी और लो टेम्परेचर के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, कूल करना पड़ेगा, तब कहीं जा करके इसका जो वेपर प्रेशर है वो सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर आ पाएगा। तो ये यहाँ फ्रीज होगा और ये यहाँ पर ही फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये लाइन किसके लिए है, ये वाली जो रेड लाइन बनाई है ये मैंने सॉल्वेंट के लिए बनाई है, ठीक है बेटा। और जो ब्लैक लाइन मैंने बनाई है ये ब्लैक लाइन किसके लिए बनाई है, ये ब्लैक लाइन हमने बनाई है सॉल्यूशन के लिए, दैट ब्लैक लाइन ओनली फॉर सॉल्यूशन। हो गया है यहाँ से। तो ये दोनों के दोनों क्या हो गए, फ्रीज हो गए हैं, दोनों सॉलिड स्टेट में आ गए हैं, ठीक है ना। जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी यहाँ सॉलिड स्टेट में आ गया है और ये भी सॉलिड स्टेट में आ गए, तो ये दोनों के दोनों यहाँ सॉलिड स्टेट में आ गए हैं।
अब कौन कहाँ पर सॉलिड स्टेट में आया है तो आप देख सकते हैं। तो जो आपका सॉल्वेंट था वो सॉल्वेंट तो यहीं पर ही सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, तो ये तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा TF0, TF0, दैट्स राइट। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा, सॉल्यूशन का होगा, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा TF, ये लीजिए, ठीक है। तो ये और भी क्या होगा, कम होगा। इधर टेम्परेचर क्या है, 0, तो इधर जाने पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब TF0 ज़्यादा होगा, यहाँ TF कम होगा। और इन दोनों के बीच जो टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, ये दैट टेम्परेचर डिफरेंस इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। और इसको किससे लिखना है, इसको लिखना है डेल्टा TF से। अब ये डेल्टा TF कैसे निकलेगा, तो डेल्टा TF जो है, इस डेल्टा TF को निकालने के लिए देखो ज़्यादा वैल्यू ये है ना, तो इससे इसको डिडक्ट करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपके पास में TF0 है उस TF0 को किससे डिडक्ट करना पड़ेगा, इसको डिडक्ट करना है आपको TF, ठीक है। वहाँ ऐसा नहीं था, कहाँ पर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में नहीं था। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता था, दोनों को आपने कंपेयर करना है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB जो है, ये डेल्टा TB क्या होता था, डेल्टा TB जो होता था, वो डेल्टा TB जो है, वो डेल्टा TB क्या होता था, उसके अंदर हम क्या करते थे, उसके अंदर हम बेटा TB जो है, इसमें से किसको डिडक्ट किया करते थे, TB0 को, TB से TB0 को। जबकि यहाँ क्या करना है, यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पर TF0 से TF को डिडक्ट करना है, वहाँ TB से TB0 को डिडक्ट करना पड़ता था, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता था, प्योर का कम होता था, ठीक है ना। यहाँ पर प्योर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का कम होगा, ठीक है। तो ये उल्टे होंगे, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, दैट इज़ फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन, ठीक है। अब एक बार हम इसको रीड कर लेते हैं पूरे को, अब एक बार इसको पूरे को रीड कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या है देखिएगा, क्या कहता है कि द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम दे हैव सेम वेपर प्रेशर। जब दोनों का वेपर प्रेशर बराबर हो जाएगा, लिक्विड का सॉलिड के बराबर, तो वो क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। इट हैज़ बीन फाउंड, अब देखिएगा क्या पाया गया है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है इज ऑलवेज लोअर, हमेशा कम रहेगा, देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, से हमेशा कम रहेगा। और टेम्परेचर का ये जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम कहते हैं the difference between freezing point of pure solvent and freezing point of solution is called depression in freezing point, कहते हैं डेल्टा TF। और डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, TF0 माइनस TF होता है, ठीक है। रीजन क्या है, रीजन है इसका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लोअर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होता है देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, ठीक है। एज फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल, जहाँ दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो जाए, लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाए, वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। देयरफॉर द सॉल्यूशन जो है, इसलिए सॉल्यूशन दिस विल अकर एट लोअर टेम्परेचर, इस कारण से जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कम होता है ना, इस कारण से वो और भी लो टेम्परेचर पर जाकर के फ्रीज होगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर उसके लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो पाएगा। दैट्स राइट। ये कर्व जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है ना, एक बार इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, यही कर्व था, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये क्या है, वेपर प्रेशर है, इधर वेपर प्रेशर लिया हुआ है, इधर टेम्परेचर लिया हुआ है, ठीक है। ये प्योर सॉल्वेंट है आपके पास में, सॉल्वेंट, और ये आपके पास में सॉल्यूशन। तो देखिएगा इस टेम्परेचर पर, ये जो टेम्परेचर इस पर देखिएगा, इस टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है और सॉल्वेंट का ज़्यादा है। जैसे जैसे टेम्परेचर को कम करेंगे तो जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर क्या हो गया, फ्रीज हो गया। तो इसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये आपके पास होगा प्योर सॉल्वेंट का, और सॉल्यूशन और भी बाद में जा करके फ्रीज होगा, यहाँ पर फ्रीज हुआ है, तो इसके रेस्पेक्ट में जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा आपके पास में सॉल्यूशन का। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा इसको हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे डिस्कस करते हैं। अब क्या है, अब है एक्सपेरिमेंट शो। एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये शो होता है कि जो डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन है डेल TF, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन।
फ्रीजिंग पॉइंट के जो डिप्रेशन है ये प्रैक्टिकल से शो होता है। अब हमें करना नहीं है प्रैक्टिकल, बस यहाँ पर केवल समझना है, ये प्रैक्टिकल से शो होता है कि जो डेल्टा टी एफ है, ये डेल्टा टी एफ डायरेक्टली क्या होता है, तो ये कहना चाह रहा है कि ये जो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन है डेल्टा टी एफ, ये डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये सॉल्यूशन की मोलेलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सेम वहाँ पर जैसा बॉइलिंग पॉइंट में था ना, डेल्टा टी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम, सेम ऐसा ही यहाँ पर भी होता है। और यहाँ से जब हम प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोपोर्शनल के साइन को हटाओगे तो आपको यहाँ पर इक्वल तो लगाना ही लगाना है, और इक्वल के साथ आपको यहाँ से कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं दैट इज़ वहाँ पर के बी लगाते थे, यहाँ पर लगेगा के एफ, ठीक है, डॉट मोलालिटी, ये लीजिएगा, ये हो गया। अब यहाँ से ये क्या है, डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एम क्या है सॉल्यूशन की मोलेलिटी, और के एफ क्या है, तो के एफ जो हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है क्या है, देखिएगा यहाँ से वेयर के एफ, यहाँ से मैं रीड कर रहा हूँ, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ से, के एफ इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, इसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या फिर इसे कहते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। इसी का ही दूसरा जो नाम है वो नाम क्या है इसका दूसरा नाम है मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, दैट इज मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसी का एक और नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसी को ही बेटा क्या कहते हैं, इसी को ही हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, दैट इज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये ये जो आपके पास में आ गया के एफ, तो के एफ के नाम आपने देख लिए होंगे, क्या क्या कहना है के एफ को हम कहेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, वहाँ पर क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, उसे हम कहते थे बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। अब ठीक है, और क्या कहेंगे इसे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कहेंगे, वहाँ क्या कहते थे मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, और इसका नाम होता है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, और वहाँ क्या होता था इब्लूस्कोपिक कांस्टेंट होता था वो, ठीक है, ये क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होगा, दैट्स राइट। ये लीजिए के एफ। अब यहाँ से क्या है, ये मोलालिटी है, यहाँ से मोलालिटी का फॉर्मूला भी फिट किया जा सकता है। फॉर्मूला जब फिट करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास में डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, ठीक है। और यहाँ से आप मोलेलिटी का फॉर्मूला रख दीजिए, मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको होना चाहिए याद, अभी डिस्कस किया था हमने 2-3 बार पहले। क्या होता है, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम के अंदर कितना है, मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, 1000 से करना होगा आपको, और फिर क्या करना पड़ेगा, इसे डिवाइड कर देना है, किससे कर देना है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के मोलर मास से कैलकुलेट डिवाइड कर दीजिए, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सॉल्वेंट के मास से। लीजिए ये आपके पास आ गया है मोलालिटी का फॉर्मूला, ये आपके पास बन जाएगा। अब यहाँ पर कई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो क्या पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि यहाँ से जो ये के एफ है ना, इस के एफ को डिफाइन करो, क्रायोस्कोपिक जो आपका कांस्टेंट है इसको डिफाइन करो भाई। इसको डिफाइन कैसे करें, तो आप कहोगे सर अगर मोलेलिटी 1 हो जाए तो बोलिएगा मोलेलिटी अगर 1 हो गई है, तो मोलेलिटी सॉल्यूशन की 1 हो तो m की जगह आप 1 लिखेंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में जो डेल्टा टी एफ है, ये डेल्टा टी एफ ही किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा के एफ के। तो अगर किसी सॉल्यूशन की मोलेलिटी 1 हो तो उस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होता है वही किसके बराबर होता है, उसके इब्लियोस्कोपिक क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के बराबर होता है, दैट्स राइट। ये लीजिएगा। अब ये जो m है आपके पास, ये जो आपके पास के एफ है, इस के एफ का यूनिट भी पूछा जाता है। ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, के एफ का यूनिट कैसे निकालेंगे। अगर आपको के एफ निकालना है तो मोलेलिटी का उधर ला के क्या लगा दो, डिवाइड लगा दो। तो क्या करना पड़ेगा, के एफ का यूनिट अगर आपको निकालना है तो के एफ का यूनिट निकालने के लिए आपको मोलालिटी का डिवाइड लगा देना है। किस में डिवाइड लगा देना है, जो डेल्टा टी एफ है आपके पास, उस डेल्टा टी एफ में मोलालिटी का डिवाइड लगा दीजिए, के एफ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। डेल्टा टी एफ का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केल्विन, और मोलालिटी का यूनिट क्या होता है, मोलालिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी, ये लीजिए।
ये लो, ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब इनको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, केल्विन का तो केल्विन रह जाएगा, किलोग्राम को ऊपर ले जाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम, और मोल को ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स हो जाएगा, तो हो जाएगा केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये लीजिए, ये हो गया आपके पास में KF का यूनिट। इस तरीके से KF को हम कैलकुलेट कर देंगे। नेक्स्ट जो चीज़ होगी हमारे पास वो होगा कि अब इसका पूरे का फ़ायदा क्या है बेटा, तो इसका पूरे का फ़ायदा ये है कि जो आपके पास अननोन कंपाउंड है, अननोन जो सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यहाँ से मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से MB कैलकुलेट किया जा सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन किसी भी क्वेश्चन में वो आपको गिवन करेगा। वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि आपके पास वाटर है, ये लीजिए, ये आपके पास में वाटर है, या कोई दूसरा भी सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है बेटा, ये आपके पास में वाटर है, ये लीजिए। इसमें आपने क्या किया, कोई अननोन सॉल्यूट डिजोल्व किया, आपने इसमें क्या डिजोल्व किया बेटा, कोई अननोन जो सॉल्यूट है वो अननोन सॉल्यूट इसमें डिजोल्व कर दिया। ये लो, जब आप उस अननोन सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हो तो उसका कुछ ना कुछ अमाउंट होगा, दैट इज WB, ठीक है। उसका मोलर मास होगा, दैट इज MB, और ये जो मोलर मास है यही आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये लीजिए, ये कैलकुलेट करना है। WB जो है वो आपको पता होगा पहले से। यहाँ से जो वाटर आपने लिया है, इस वाटर का मास भी आपको पता होगा, इसका मतलब आपको यहाँ से WA पता होगा, ले लीजिए, ठीक है। जब आपके पास में ये प्योर वाटर था तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट आपको पता होता है ऑलरेडी, इसका मतलब आपको क्या पता होगा, आपको TF0 पता होगा। बस आप तो क्या कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको इसमें ऐड करने के बाद देख लो ये कितने पर फ्रीज हो रहा है, इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर लो, TF कैलकुलेट कर लो। तो अब आपके पास TF आपको दिया जाएगा, TF0 दिया जाएगा, WA दिया जाएगा, ठीक है, आपको WB दिया जाएगा, MB पूछ रहा है, यहाँ से सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी, ठीक है। WA आपको दिया गया, WB दिया गया है, डेल्टा TF ये निकाल लेंगे, कहाँ से निकालेंगे, ये हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है, TF0 माइनस TF करके। KF आपको बताया जाएगा, MB का कैलकुलेशन आप कर लोगे, या कोई और भी चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ये आपका हो गया है थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। दैट्स राइट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसके हम कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं बेटा, देखते हैं इसके कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है शो दैट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप ये शो करके बता दो क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। वाई नॉट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कैसे कहोगे, तो ऐसा कह सकते हो, आप सीधा भी कह सकते हो। क्या कहोगे, आप कहोगे सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो डेल्टा TF, ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट शो करते हैं कि डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, सॉल्यूशन की मोलालिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो सॉल्यूशन की मोलालिटी जितनी होगी ज़्यादा होगी, इसका मतलब जितने ज़्यादा यहाँ पर सॉल्यूट डिजोल्व होगा, सॉल्यूट जितना ज़्यादा यहाँ पर डिजोल्व होगा, सॉल्यूट जितना ज़्यादा होगा, सॉल्यूशन की मोलेलिटी उतनी ज़्यादा होगी, और मोलेलिटी जितनी ज़्यादा होगी यहाँ से सॉल्यूशन का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन की मोलेलिटी पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड कर रहा है। सो वी कैन से दैट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है हाउ विल यू डिटरमाइन द मोलिक्यूलर मास या मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस बाय स्टडिंग ऑफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से आप किसी भी सॉल्यूशन का मोलर मास कैसे कैलकुलेट करोगे, तो अभी हमने फॉर्मूला बताया है आपको, डेल्टा TF, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है KF, और साथ में क्या होता है, मोलालिटी। बस यहाँ मोलालिटी का फॉर्मूला लिख देंगे। मोलालिटी क्या होता है, WB होता है, जो सॉल्यूट है आपका, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, 1000 होता है, डिवाइडेड बाई क्या होता है, उसका मोलार मास होता है, और मल्टीप्लाई बाई होता है WA। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, जो सॉल्यूट हमारा यहाँ पर था, जो सॉल्यूट डिजोल्व किया, उस सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से ये जो डेल्टा TF है, इस डेल्टा TF की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह हम लिख सकते हैं TF0 प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस TF, ये लीजिए, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में KF
ठीक है बेटा, और फिर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला आ जाएगा, WB मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA, ले लीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको सारी चीज़ें नॉन होंगी, आप किसका कैलकुलेशन कर सकते हो, MB मोलर मास का कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड फ्रीज बिलो 273 केल्विन, ठीक है। आपके पास में प्योर वाटर है, प्योर वाटर तो कब फ्रीज हो जाता है बेटा, प्योर जो वाटर है आपको याद होना चाहिए वो तो 273 पर ही फ्रीज हो जाता है, या एक्यूरेट डाटा लिखें तो वो कब फ्रीज हो जाता है 273.15 केल्विन पर, लेकिन राउंड फिगर में बहुत जगह आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा 273 मिल जाएगा, इस पर फ्रीज हो जाता है। बट जैसे ही आप इसका एक्वा सॉल्यूशन बनाओगे, जैसे इसके अंदर आप क्या करोगे NaCl ऐड करोगे, तो जैसे ही आपने इसमें NaCl ऐड किया, यहाँ पर आपने क्या ऐड कर दिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो होता है बेटा दैट इज़ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जैसे ऐड करोगे अब ये सॉल्यूशन बन गया। बोलेगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्वियसली किससे कम होने वाला है 273.15 या 273 से क्या होने वाला है, कम होने वाला है। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इससे क्या होने वाला है, कम होने वाला है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, कम होगा। एक्सप्लेन द लोअरिंग ऑन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट को आप किससे एक्सप्लेन कीजिएगा, ऑफ वाटर के एक्सप्लेन को हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डायग्राम का मतलब वो क्या बनवाना चाह रहा है आपसे, वो कर्व से आपको ये एक्सप्लेनेशन करवाना चाह रहा है। तो कर्व मैंने आपको बनाना सिखाया था, बहुत बार ये कर्व का क्वेश्चन भी पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। इधर आपने क्या लिया हुआ है, वेपर प्रेशर लिया हुआ है, ठीक है बेटा। इधर आपके पास में क्या है, टेम्परेचर आपके पास में है, ठीक है। ये लीजिएगा टेम्परेचर, दोनों के बिटवीन आपके पास कर्व बन रहा है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट के लिए वो जो लाइन है वो इस तरीके से आएगी, सॉल्यूशन जो था उसके लिए लाइन आपके पास इस तरीके से आएगी। तो ये आपके पास यहीं पर ही फ्रीज हो जाएगा, ठीक है, और ये आपके पास यहाँ पर फ्रीज होगा, ठीक है। तो ये जो लाइन थी आपके पास में, ये आपके पास यहाँ पर फ्रीज हो गया है। ये जो आपके पास लाइन थी ये किसके लिए थी, ये जो लाइन है आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट के, ये सॉल्वेंट के लिए, इसका मतलब प्योर वाटर के लिए है बेटा। तो जो प्योर वाटर है वो तो आपके पास यहाँ पर फ्रीज हो जाएगा, तो ये तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, दैट इज़ TF0 होगा, ठीक है। और ये आपके पास किसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा, ये आपके पास में होगा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे TF, ये लीजिए। और ये होगा फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन, दैट्स राइट। ऐसे आपको कर्व बना करके रिप्रेजेंट कर देना है, ये है आपके पास सॉल्यूशन के लिए। तो आपसे वो ये सारी चीज़ें समझना चाह रहा है, दैट्स राइट। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट क्या होता था, तो ऐसे एक्सपेरिमेंट शो करते थे, क्या शो करते थे कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। और यहाँ से जब हम क्या करते थे, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते थे बेटा, तो प्रोपोर्शनल के साइन की जगह आपको क्या करना पड़ता था, वी यूज अ कांस्टेंट इंस्टीड ऑफ दैट प्रोपोर्शनल साइन। तो वी यूज इक्वल, और साथ में हमें यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ता था, एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते थे। और जो कांस्टेंट हमने यहाँ इंट्रोड्यूस किया दैट इज़ KF, और इस KF को ही हम क्या कहा करते थे, दैट KF इज़ नोन एज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। व्हाट आर इट्स यूनिट्स, इसका यूनिट क्या होता है, बोलिएगा इसका यूनिट क्या होता है। इसका जो यूनिट है, तो यूनिट आपको पता ही है, KF और KB दोनों का यूनिट एक जैसा ही होगा, ऐसा हमने पहले निकालना पड़ा हुआ है। क्या होता है बेटा, इसका यूनिट होता है केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है, केल्विन किलोग्राम पर मोल। अब इसका जो रिलेशन है वो किसके साथ पूछ रहा है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ पूछ रहा है। लेकिन ये आपको यहाँ से याद नहीं करना है, ना समझना है, क्योंकि ये सब चीज़ें इस बार सिलेबस से हट गई है, ठीक है ना। नहीं तो इसका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन के साथ भी रिलेशन हुआ करता था, बट दैट इज़ आउट ऑफ सिलेबस हो गया अब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नंबर 5, हाउ डज स्प्रिंकलिंग ऑफ सॉल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड इन
हिली एरियाज, एक्सप्लेन द फिनोमिना इन्वॉल्व्ड इन दिस प्रोसेस। क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो हिली एरियाज होते हैं, अब हिली एरियाज जो है उनके अंदर क्या होती है, स्नोफॉल होती है बेटा, और वहाँ जो रोड होते हैं उन रोड के ऊपर क्या गिर जाती है, जमा हो जाती है, आइस जो है वो आइस उन रोड के ऊपर जमा हो जाती है। अब वो जो आइस वहाँ पर जमा हो गई है, उस आइस को हटाने के लिए क्या करते हैं, उसके ऊपर क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है, स्प्रिंकलिंग की जाती है। किसकी की जाती है, सॉल्ट की। जो नमक होता है ना, वो नमक वहाँ पर आइस के ऊपर छिड़का जाता है, जिससे क्या होता है, ये जो आइस है ना, ये आइस क्या हो जाती है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाती है, पिघल जाती है और रोड से हट जाती है बड़ी आसानी से, ये वाटर के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। वो पूछ रहा है कि यहाँ पर जो आपने सॉल्ट की जो स्प्रिंकलिंग की है, ये क्यों की है, सॉल्ट का छिड़काव क्यों किया है, नमक यहाँ क्यों डाला है आपने, ठीक है ना। तो बेटा वो क्या लॉजिक लगेगा, लॉजिक लगेगा कि जो आइस है वो आपकी क्या है, वो आपकी प्योर वाटर है, आइस प्योर वाटर है, जो कितने पर फ्रीज हुई है, जो फ्रीज हुई है 273 या 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हुई गई है। जब आप इस आइस के अंदर क्या डाल दोगे, नमक डाल दोगे, तो नमक जाते ही बेटा ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास सॉल्यूशन बन जाएगा, और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो तो 0 डिग्री से भी क्या होगा, कम होगा। तो अब आइस 0 पर मेल्ट नहीं, अब ये जो वाटर था सॉल्टी वाटर बन गया। अब तो ये सॉल्टी वाटर 0 पर मेल्ट नहीं होगा, ये तो 0 से भी लो टेम्परेचर पर मेल्ट होगा, -5 के ऊपर जाके मेल्ट होगा, -7 पर जाकर के मेल्ट होगा, और यहाँ इतना टेम्परेचर होता नहीं है, तो जिससे आइस जो है वो कौन से स्टेट में आ जाएगी, लिक्विड में आ जाएगी, और लिक्विड स्टेट में आकर के ये मेल्ट होकर के फ्लो होकर के हट जाएगी, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर नमक का छिड़काव किया जाता है। और कौन सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगा है, यहाँ पर जो फिनोमिना हो रहा है वो हो रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ जो फिनोमिना लगा वो लगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि क्यों आपने यहाँ पर सॉल्ट का छिड़काव किया। तो सॉल्ट का छिड़काव करते ही जो वहाँ वाटर है जो आइस के फॉर्म में आ गया है, उस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, वो 0 पर नहीं अब की बार फ्रीज होगा, वो 0 से भी लो पर फ्रीज होगा, और इतना टेम्परेचर वहाँ पर होता नहीं है, जिस कारण से वो फ्रिज नहीं हो पाता और वो सॉल्टी वाटर बन करके आइस फ्लो हो जाती है। दैट्स राइट। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिएगा, कह रहा है 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, सॉल्यूट। आपके पास कोई सॉल्यूट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, नॉन वोलेटाइल भी कह सकते हो, और दूसरा ऐसा भी कह सकते हो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब इट नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट, ना उसका एसोसिएशन हो रहा है ना उसका डिसोसिएशन हो रहा है, सॉल्यूट है ऐसा। और वो सॉल्यूट भी कितना है, वो है आपके पास में 1 ग्राम, 1 ग्राम सॉल्यूट लिया और उसको डिजोल्व किस में किया है, 50 ग्राम ऑफ बेंजीन में। तो आपने बेंजीन ली है 50 ग्राम और उसमें उसको आपने डिजोल्व किया है, ठीक है। बेंजीन, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाई, तो जब उसको आप बेंजीन में डिजोल्व कर देते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट जो है उसमें इतनी लॉवरिंग हो जाती है, ठीक है ना। तो एक बार डाटाज देख लीजिए क्या क्या है आपके पास में। आपके पास में क्या है, आपके पास में यहाँ पर है ये बेंजीन, दैट्स राइट, दैट इज बेंजीन। बेंजीन के अंदर आपने क्या किया है, एक सॉल्यूट को ऐड किया है, ये सॉल्यूट आपने लिया, सॉल्यूट को ऐड किया, कितना ऐड किया है सॉल्यूट को, 1 ग्राम। अब देखो ये जो 1 ग्राम आपने लिखा है इसका मतलब ये सॉल्यूट का अमाउंट है, सॉल्यूट का अमाउंट का मतलब क्या है, ये सीधा सा WB है, ठीक है ना, WB है सॉल्यूट का अमाउंट है, इसका मतलब WB है सॉल्ट का अमाउंट। कितनी बेंजीन आपने ली हुई है, तो कह रहा है आपने जो बेंजीन ली है वो ली है 50 ग्राम। तो यहाँ से जो बेंजीन आपने ली है वो है 50 ग्राम, 50 ग्राम। 50 ग्राम का मतलब ये बेंजीन क्या है, यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का अमाउंट, इसका मतलब आपको जो दिया है ये दिया है WA, सॉल्वेंट का अमाउंट आपको दिया हुआ है। जब आप इसको इसमें डिजोल्व कर देते हैं तो फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा, और डिप्रेशन कितना होता है, तो यहाँ डायरेक्ट आपको डिप्रेशन दिया हुआ है, इसका मतलब सीधा सीधा सा आपको डेल्टा TF दिया हुआ है, और डेल्टा TF जो है बेटा वो कितना है, यहाँ पर 0.40 केल्विन आपको दिया हुआ है, सीधा सीधा सा, ठीक है ना, 0.40 केल्विन। ये लीजिए। अब क्या कह रहा है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ बेंजीन इज इतना इतना है, मतलब क्या दिया हुआ है आपको, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट, इसका मतलब KF आपको दिया हुआ है, KF कितना है, ये है आपके पास में 5.12 किलो केल्विन पर मोल। ये लीजिए KB। क्या कह रहा है, फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, जो सॉल्यूट है ना उस सॉल्यूट का मोलर मास बता दीजिए। ये जो सॉल्यूट आपने मिलाया है इसका मोलर मास बोले तो MB आप यहाँ से कैलकुलेट कर दीजिए, ये लीजिए,
ठीक है, तो सीधा का सीधा कैलकुलेशन हो जाएगी आपके पास में क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है यहाँ से आपको। तो देखिएगा, जो आपके पास में डेल्टा टी एफ होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है, डेल्टा टी एफ दैट इज किसके बराबर होता है, ये इक्वल होता है किसके बेटा, डेल टी एफ इज इक्वल विद के एफ, इक्वल विद के एफ, ठीक है। और साथ में क्या होता है, के एफ के अलावा क्या होता है, के एफ के अलावा होता है डब्ल्यू बी, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई क्या होता है, मल्टीप्लाई बाई 1000 और अपॉन क्या होता है एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये लीजिए, अब क्वेश्चन में देखो आपको क्या दिया हुआ है और क्या वो पूछ रहा है। क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा देखिएगा, क्वेश्चन में आपको डेल्टा टी एफ उसने ऑलरेडी आपको दे दिया है 0.4 केल्विन या 0.40 केल्विन, के एफ उसने आपको दे दिया है यहाँ से, डब्ल्यू बी आपको दिया हुआ है 1 ग्राम, ठीक है, डब्ल्यू ए आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, बस आपको एम बी यहाँ से कैलकुलेट करना है। तो सारी वैल्यूज़ को फिट कर दीजिए, एम बी का कैलकुलेशन कर लीजिए। मुझे लगता है अब आपके लिए बहुत ईजी हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कहता है, क्वेश्चन 7 कहता है 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल है 45 ग्राम, मिक्स्ड विद 600 ऑफ वाटर, 600 ऑफ वाटर में आपने मिला दिया है। कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करो, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिप्रेशन हुआ, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है डेल्टा टी एफ पूछ रहा है आपसे, दैट्स राइट, डेल्टा टी एफ पूछ रहा है आपकी बार आपसे, ठीक है। और क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी बता दो। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है आपसे पूछ रहा है टी एफ, दो चीज़ पूछ रहा है आपसे, ठीक है ना, एक तो आपसे पूछ रहा है डेल्टा टी एफ और एक पूछ रहा है आपसे टी एफ, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और दिया क्या है उसने, उसने दिया है के एफ, वाटर के लिए के एफ कितना है 1.86 किलो केल्विन किलोग्राम पर मोल। यहीं से यही सीधा का सीधा फॉर्मूला काम आ जाएगा। क्या पूछ रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछ रहा है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब क्या पूछ रहा है, डेल्टा टी एफ। अब यही डाटा को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ से डेल्टा टी एफ पूछ रहा है आपसे, तो डेल्टा टी एफ के लिए आपको के एफ चाहिए। के एफ उसने दिया है क्या, हाँ के एफ उसने दिया हुआ है, कितना है 1.86, तो के एफ आपके पास आ गया है, ठीक है। डब्ल्यू बी का मतलब सॉल्यूट का अमाउंट, सॉल्यूट कितना है 45 ग्राम दिया हुआ है, सॉल्यूट का अमाउंट 1000। डब्ल्यू ए सॉल्वेंट का अमाउंट, सॉल्वेंट कितना है आपका 600 ग्राम वाटर, तो ये 600 ग्राम ये भी आपके पास हो गया है। एम बी का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट देखो उसने बता दिया इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट कर लो और यहाँ पर रख दो, ये लीजिए। तो यहाँ से ये वैल्यू भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये सब कुछ आपके पास गिवन है और ये सब कुछ गिवन है, तो किसका कैलकुलेशन हो जाएगा, डेल्टा टी एफ का। पहले जब डेल्टा टी एफ आ जाएगा, अब आपको निकालना है टी एफ, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पता है बेटा डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिप्रेशन होता है डेल्टा टी एफ, ये बराबर होता है किसके बराबर होता है बेटा, ये बराबर होता है टी एफ नॉट, टी एफ नॉट, ठीक है। और माइनस क्या होता है, माइनस होता है टी एफ, ले लीजिए। अब सॉल्यूशन में आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे सॉल्यूशन में टी एफ पूछ रहा है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ रहा है टी एफ। अब यहाँ से आपको टी एफ जो है ना, ये टी एफ कैलकुलेट करना है। टी एफ को कैलकुलेट करने के लिए क्या करो, टी एफ को उठा के इधर ले आओ, इसे उधर ले जाओ। टी एफ को जब आप इधर लाओगे, इधर लाओगे तो ये नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको उधर ले जाओगे तो ये उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो नया फॉर्मूला बनेगा। नया फॉर्मूला क्या बनेगा, टी एफ, यही पूछ रहा है, टी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी एफ नॉट जो है इसके साथ आपने कोई चेंजमेंट नहीं किया, ये इसको अपनी जगह ही रहने दीजिएगा, टी एफ नॉट यहाँ की यहीं रखिएगा, ठीक है। और उधर कौन चला जाएगा, उधर ले जाइएगा इसको, किसको, माइनस डेल टी एफ को। डेल टी एफ आपने वहाँ से निकाला होगा ऊपर वाले फॉर्मूले से, ये लीजिए, ठीक है। तो ये डेल टी एफ यहाँ से निकाला होगा, उठा कर रख दीजिए। टी एफ नोट ये आपको दिया नहीं है, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो ठीक है ना। क्यों, क्योंकि बात किसकी कर रहा है इस क्वेश्चन में, वाटर की बात कर रहा है, वाटर में मिक्स किया है, और वाटर का तो टी एफ नोट आपको नोन होता है ना। वाटर का टी एफ नोट कितना है, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 273.15, ले लीजिए 273.15 जो आए
उसमें से आप किसको डिडक्ट कर देना, डेल्टा टी एफ को डिडक्ट कर देना, तो आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा बेटा सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बोले तो टी एफ। ये लियो, इस तरीके से इसी फॉर्मूले से दोनों न्यूमेरिकल सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी, क्वेश्चन नंबर 7 भी, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहीं से ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना, 8 को भी हम यहीं से सॉल्व कर सकते हैं। 8 क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड टू बी डिजोल्व इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड टू लोअर इट्स मेल्टिंग पॉइंट बाई दिस डिग्री सेल्सियस। के एफ आपको दिया हुआ है। अब की बार क्या पूछ रहा है, अब की बार कुछ और पूछ रहा है। वो क्या पूछ रहा है अब की बार आपसे, अब की बार पूछ रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक जो एसिड है उसका कितना मास डिजोल्व किया जाए, किसमें, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में, ताकि उसके मेल्टिंग पॉइंट या उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितने का डिप्रेशन हो जाए, इतने का डिप्रेशन हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पर याद रखना है जो डिप्रेशन है वो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। अब ये गलत हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस को पहले किस में कन्वर्ट कर लीजिएगा, डिग्री सेल्सियस को पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको केल्विन में। ठीक है ना, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अभी मैं इसे समझा देता हूँ, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आपको क्या दिया हुआ है, मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ से आप एस्कॉर्बिक एसिड मिला रहे हो बेटा, एस्कॉर्बिक एसिड यहाँ से मिला रहे हो, बट उसका अमाउंट आपको नहीं पता। ठीक है ना, इसका मतलब WB ये इस बार आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मोलर मास एस्कॉर्बिक एसिड का आप कैलकुलेट कर लोगे, C6H8O6 दिया हुआ है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मोलर मास आप कैलकुलेट कर लोगे, मतलब MB आपके पास में हो जाएगा, गिवन है। ठीक है, किसमें आप डिजोल्व कर रहे हो इसको, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड में। ये 75 ग्राम एसिटिक एसिड है, मतलब WA आपको दिया हुआ है। डेल्टा TF कितना डिप्रेशन हो रहा है, 1.5 डिग्री सेल्सियस। इस 1.5 डिग्री सेल्सियस को पहले किस में कन्वर्ट कर लेना, केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस में कितना ऐड करना पड़ेगा आपको, जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो ये जो डेल्टा TF है, बस यहीं गड़बड़ होगी जो होगी आपसे। डेल्टा TF जो आपको दिया हुआ है 1.5 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा इसमें आपको ऐड कर लेना है 273.15, ले लीजिए। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास आ जाएगा 1 गड़बड़ हो जाएगी, 1 मिनट।